नमस्कार सभी को। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज आपने टाइटल में जैसे थोड़ा देखा होगा, तो उसी के संबंधित ये प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से करने वाले। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि एक ओलंपियाड में आया था। तो जब मैं इस प्रॉब्लम को कर रहा था तो मुझे करते टाइम रियलाइज़ हुआ कि ये जो प्रॉब्लम है, आपने पढ़ा होगा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो उसमें हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब ड्रॉप, तो जो हिरोशिमा में बॉम्ब ड्रॉप हुआ था, तो जैसे वो प्लेन से करते थे, तो उसी ये जो प्रॉब्लम अभी हम करने वाले, ये उसी से कुछ इंस्पायर्ड है ना। हम पढ़ते हैं ना, स्केप लिखा हुआ इस प्रॉब्लम का, तो ये उसी से इंस्पायर्ड प्रॉब्लम है। और ये वो प्लेन है जिस असली प्लेन ने किया था। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट है ना, वेपन टेस्ट है, तो हम भी ये एक वेपन टेस्ट का ही मान लेते हैं। बट ये प्लेन साथ ही असली में हिस्टोरिकल फ़ोटो है ये, है ना। तो उसी को हम फिज़िक्स से हम देखेंगे कि आप जितना हम फिज़िक्स जेई में यूज़ करते, बहुत एकदम उसी के बेसिस में कुछ अप्रॉक्सीमेशंस ले लेके हम एक कर पाएंगे, इस सिचुएशन को समझ पाएंगे। और साथ में क्योंकि ये थोड़ा बता देना चाहिए कि ठीक है, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट हम ऐसा चीज़ साइंस के इस तरीके के इस्तेमाल को कभी भी प्रमोट तो नहीं कर सकते, ना इसको अच्छा मानते हैं। बट इसकी फ़िज़िक्स हम समझने का ट्राई करते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पढ़ते हैं इसको। अगर आपको ट्राई करना है तो आप अपने से एक बार ट्राई कर सकते हैं ना, क्योंकि ओलंपियाड प्रॉब्लम अपने में करने का एक अलग मज़ा है। बाकी आपको नहीं करना है तो आप देख भी सकते हैं, बट देखिएगा ज़रूर, हम एक अच्छे से सीखेंगे इसमें। ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर वेपन टेस्ट, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एयरप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ h = 9 किलोमीटर एंड इज सेट टू डेटोनेट एट h = 500 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या मतलब है इसका? एक वेपन टेस्ट हो रहा था, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट है ना। बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है एयरप्लेन से। तो ये कोई मान लीजिए एयरप्लेन है ना। अब एयरप्लेन तो हवा में उड़ता है ना, तो ये हवा में है। ये 9 किलोमीटर दे रखा है इसने, कैपिटल एच है। ये यहाँ से बम फेंकेगा अपना, और ये बम है, वो बम क्या है ना, वो एकदम एकदम ग्राउंड पे जाके नहीं फटता है। ये बता रहा है कि डेटोनेट मतलब फटना होता है, ठीक है। तो 500 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी मान लीजिए अगर ये 500 मीटर है स्मॉल एच, तो यहाँ पे वो बम फट जाएगा। जब इतना नीचे आएगा तो फट जाएगा। तो यही बता रहा है, न्यूक्लियर बम है जिसमें एक बम है जो इतने हाइट से फेंका गया है कैपिटल एच से, और स्मॉल एच हाइट में जाके फटने वाला है। द एयर ड्रैग एक्टिंग ऑफ द बॉम्ब ड्यूरिंग द फॉल इज नेग्लिजिबल। तो यही अपना रेगुलर प्रोजेक्टाइल में कि इस पर कोई एयर ड्रैग नहीं चल रहा होगा, मानी इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो सिर्फ इसका वेट ही होगा और कोई नहीं होगा वर्टिकल में। तो और क्योंकि ड्रॉप ही किया गया है ना, तो ड्रॉप में उसका हॉरिजॉन्टल में भी कोई फोर्स नहीं दिया गया है, जो भी है सिर्फ वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आएगा ना, शायद आपने ऐसा कर रखा हो ना कि क्योंकि इनिशियली तो इसका वेलोसिटी इस तरफ था, तो जब इसको छोड़ोगे तो कोई इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स तो आया नहीं। लेट मी मेक इट क्लियर, मान लीजिए प्लेन था, ये जा रहा था इस तरफ है ना, और ये अब जैसे जैसे बॉम्ब ड्रॉप हुआ, तो ये बॉम्ब इसी प्लेन पे था ना, तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अभी भी रहेगा क्योंकि जिस फ्रेम से छूटा है। बट क्योंकि यहाँ कोई नेट फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि कोई ड्रैग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो वेलोसिटी उतना ही रहेगा, मेंटेन रहेगा, है ना। हम ऐसा प्रोजेक्टाइल में काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने कर रखी होगी, केवल नीचे ऐसे ग्रेविटी लग रहा होगा, तो उसके कारण ये कुछ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी ले लेगा इस तरीके से। द एयर ड्रैग एक्टिंग ऑन द बॉम्ब ड्यूरिंग द फॉल इज नेग्लिजिबल। इमीडिएटली आफ्टर रिलीजिंग द बॉम्ब द प्लेन स्टार्ट्स टू एस्केप द एक्सप्लोजन। अच्छा, आप समझिएगा, जनरली छोटे मोटे बम में तो कुछ काम चल जाता है, बट जब एक न्यूक्लियर बम बहुत बड़ा बम होता है, तो अब आप ये समझिए कि बम फटता है तो दो चीज़ होगा न्यूक्लियर बम में। एक तो रेडिएशन निकलते हैं, दूसरा शॉक वेव है ना। फटता है तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर, अगर आप देख सकते हैं, ये वीडियो भी शायद अवेलेबल है। शॉक वेव्स निकलता है ना उसका, बड़े बड़े इस तरीके के, तो उससे भी उसको बचना पड़ेगा। तो कुछ डिस्टेंस सेफ हो सकता है, तो ये कुछ तुरंत ही जैसे ही बम छोड़ने के बाद ये अपना जो भी तरीका होगा बचने का वो करेगा। हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे करेगा। द द प्लेन स्टार्ट टू एस्केप द एक्सप्लोजन, द क्रू इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेडिएशन, है ना। रेडिएशन ब्रस्ट बाय प्रोटेक्टिव स्क्रीन। रेडिएशन जैसे गामा रेज निकल जाए या कुछ और टाइप की रेज है ना, तो शायद हम जान सुना होगा हमने रेडिएशन के बारे में, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटीरियल से ही न्यूक्लियर बम्स होते हैं, तो वो निकलता ही है ना, उससे बहुत बीमारी भी हो जाती है। बट द प्लेन इज़ वल्नरेबल टू शॉक वेव, है ना।
तो ये रेडिएशन से तो बच जाए, लेकिन शॉक वेव से नहीं बच सकते आप. प्लेन इज़ वल्नरेबल टू शॉक वेव एंड नीड्स टू बी एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द डेटोनेशन पॉइंट. तो जितना हो सके इसको दूर जाना होगा बेस्ट पॉसिबल तरीके से. ठीक है, ये इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया. अब ये कुछ पार्ट्स पूछ रहे हैं. मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एयरप्लेन फॉर अ स्ट्रेट लेवल फ्लाइट कांस्टेंट एल्टीट्यूड इज़ V0 है ना. जब ये एक स्ट्रेट लेवल इस तरीके से उड़ रहा है प्लेन, मैंने यहाँ बना भी रखा होगा शायद, या नहीं बना रखा है, तो मान लीजिए इस तरीके से प्लेन है ना, इस तरीके से ये कांस्टेंट एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, तो इसका जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो V0 हो सकता है. ठीक है. व्हाट इज़ द मैक्सिमम डाइविंग एंगल सो द स्पीड डज नॉट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड C. डाइविंग इज जस्ट लाइक दिस, है ना. ये था जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है. अब प्लेन को ऐसे कभी नीचे आता, डाइव इसी को बोलते हैं ना. सर आपने देखा होगा ना, एक बर्ड भी होता है शायद कोई फैल्कॉन करके होता है, तो वो इसी तरीके से डाइव करके बहुत हाई स्पीड्स पकड़ लेता है, तो डाइविंग में स्पीड बढ़ जाता है. तो ये बता रहे हैं कि डाइविंग ये मैक्सिमम डाइविंग एंगल कितना हो कि इसका वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस ना कर जाए, है ना. तो मतलब इससे एक अंदाज़ा लग रहा है कि शायद वेलोसिटी का कुछ स्पीड ऑफ साउंड से और ये डाइविंग एंगल से रिलेशन हो जाएगा. स्पीड ऑफ साउंड नहीं, मतलब स्पीड ऑफ इसका जो स्पीड है, ठीक है, वो अब जब डाइव करेगा तो स्पीड बढ़ने लगता है. तो डेफिनेटली इसका कुछ एंगल से रिलेशन होना चाहिए, है ना. और ये हमको बता रहा है कि इस तरीके से निकाल लीजिए आप एंगल का रिलेशन कि ये स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस ना कर दे, माने सोनिक स्पीड ना क्रॉस हो जाए. और इन्होंने बता रखा प्लेन पे एक ड्रैग फोर्स भी है जो कि kV² के बराबर है एंड द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन G भी दे रखा है. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो मैक्सिमम डाइविंग एंगल, तो हम इस और इन्होंने कुछ वैल्यूज़ भी दे रखी है ना कि कांस्टेंट, और भी वैल्यूज़ है कि वेलोसिटी V हो जाएगा, है ना, जो कांस्टेंट वेलोसिटी V है. एयर मैन्यूवर्स. अच्छा, मैन्यूवर क्या होता है हम आगे देखेंगे. जब भी प्लेन कुछ टर्न ले रहा होता है ना, तो उसको मैन्यूवर बोलते हैं हम लोग एक तरह से. और उन्होंने उस पर कुछ वैल्यू दे रखा है लिफ्ट टू. हमें क्या वीडियो देखेंगे फिर हमको समझ आएगा, उसको वापस देख लेंगे. अभी जब प्लेन उड़ रहा होता है तो उड़ कैसे रहा होता है ये भी समझते हैं थोड़ा. जैसे ये इनके इंजन है, ठीक है, उस तरफ भी होगा, तो ये कुछ गर्म गैस फेंकता है, हवा फेंकता है ना, उस फ्यूल जला के. तो उससे क्या होता है कि जब इससे पीछे ये जिस फोर्स से निकल रहा होगा ना, तो ये इस प्लेन को आगे की तरफ थ्रस्ट फोर्स देगा. आपने वेरिएबल मास सिस्टम में से पढ़ा होगा, है ना. तो इस थ्रस्ट फोर्स के कारण ये प्लेन आगे भागता है ना. ये जो इंजन हवा फेंक रही पीछे, तो ये एक तरह से न्यूटन थर्ड लॉस के मोशन के कारण इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये थ्रस्ट फोर्स आ गया जो प्लेन को आगे धकेलता है. और ये इंजन पे डिपेंड करता है, एंगल पे नहीं. काफ़ी ये हम यूज़ करेंगे इस फैक्ट को. दूसरा है लिफ्ट फोर्स. तो ये जो एयर की विंग्स है ना, वो प्रेशर के डिफरेंस बना के इस तरीके करती है ताकि ये इसको एक प्लेन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक अलग से फोर्स ऊपर जाता है, जिसको लिफ्ट फोर्स बोलते हैं. विंग्स के कारण होता है ये हमको एयर ड्रैग है ना, क्योंकि ये आगे जा रहा होगा, विंड है, तो डेफिनेटली विंड उसको अपोज करेगा. हमने इस प्रॉब्लम में दे रखा है, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते थे, बट इन्होंने दे रखा है रियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए. दूसरा प्लेन का खुद का वेट है ना. तो ये 4 टाइप की फोर्सेस हैं जो आपको जनरली प्लेन उड़ते हुए दिखेगी. अब हमने कहा कि यहाँ थ्रस्ट फोर्स एंगल के बिना भी हो सकता है, तो हम एक जुगाड़ लगाएंगे. हम पहले जो हॉरिजॉन्टल पे हमको V0 दे रखा है ना, तो एक बार हॉरिजॉन्टल अल्फ़ा ज़ीरो कर लेंगे. आप अगर देख सक रहे हैं इस प्रॉब्लम में, तो फिर ये mg का ये वाला mg का सिर्फ डाउनवर्ड कॉम्पोनेंट होगा और कोई कॉम्पोनेंट नहीं होगा. इस तरीके से करेंगे तो L ऐसे होगा, mg ऐसे होगा, T इस तरीके से होगा और F ड्रैग ऐसे होगा. तो T इक्वल टू F ड्रैग, है ना, यहाँ लिख भी रखा होगा मैंने शायद. अल्फा इक्वल टू 0 बैलेंसिंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, T इक्वल टू F ड्रैग. और F ड्रैग क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी V0 इसने क्या रखा है kV0². ये पहली इक्वेशन है मेरी. दूसरा हम क्या, आप अल्फ़ा एंगल पे जो ये इस डायग्राम में बना है ऐसे डिप कर देंगे. हम क्या करेंगे, डिप कर देंगे अल्फ़ा एंगल की. इसको क्योंकि इसको डाइविंग करनी है ना, तो अल्फ़ा एंगल पे एक बार मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ.
ये थ्रस्ट फोर्स है, ये mg है, तो ये mg का ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है। तो ये जो कॉम्पोनेंट है ये वाला, ये mg साइन अल्फ़ा है अलोंग थ्रस्ट फोर्स mg साइन अल्फ़ा। तो हम यही काम करेंगे, टी प्लस mg साइन अल्फ़ा इक्वल टू के वी स्क्वायर, है ना, क्योंकि उस टाइम अब टेढ़ा करने पे इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो t की वैल्यू हम के वी नॉट स्क्वायर डाल देंगे, यहाँ से हमको v स्क्वायर की एक वैल्यू आ जाएगी। अब हमको लिमिट क्या बोल रखा था v का, हमको बोल रखा था कि तो c तक, c मैंने स्पीड ऑफ साउंड मान रखा है, तो इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो हम वैल्यू v को c स्क्वायर डाल देंगे, और यहाँ से साइन अल्फ़ा का जो वैल्यू निकलेगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से अल्फ़ा मैक्स हमारे पास सिंपल ही है ना, भेज के मैं दिखा भी सकता हूँ कैसे आएगा। इसको सी स्क्वायर डाल देंगे, तो आपके पास आएगा सी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इंटू के इक्वल टू एम जी साइन अल्फ़ा। तो ये एम जी को हम वापस यहाँ नीचे भेज देंगे, ये साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा से साइन इनवर्स, ये हमारा अल्फ़ा मैक्स आ गया। तो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट पार्ट, क्योंकि हमसे पूछा था उसने अल्फ़ा मैक्स बता दो, तो हमारा वो काम हो रखा है। अब सेकेंड पॉइंट आता है इसका, और यहाँ से ये भी दिख गया कि लिफ्ट क्या होता है, वेट क्या होता है, वो रेशियो जब वो टर्न ले रहा है तब का ही दे रखा है। आफ्टर रिलीजिंग द बॉम्ब, हाउ मच टाइम डज द एयरप्लेन हैव बिफोर द रेडिएशन बर्स्ट फ्रॉम द बॉम्ब हिट्स। तो अब ये क्या बोले, जब बम रिलीज किया गया तो उसके पास कितना टाइम बाद जो रेडिएशन बर्स्ट हुआ है तो वो जाके प्लेन को हिट करेगा। तो समझते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका एक साइड व्यूज़ ले लेते हैं प्लेन का। तो ये जो प्लेन फ्लाई हो रहा है ये ग्राउंड है, और ये जहाँ पे बम डिटोनेट होना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हाइट्स लिखी हुई है, ये सारी नोन है हम लोग को। ये एफ वी डी है, ये वी नॉट से छोटा है, टाइम टी इक्वल टू 0 पे। ये बॉम्ब इंटू ये बॉम्ब का वेट का एफ वी डी हो गया है, और ये बॉम्ब का स्पीड है, और ये टाइम t इक्वल टू 0 पे छूटा गया है, और ये कुछ t इक्वल टू t1 टाइम पे जाके यहाँ फट जाएगा। हमको एक चीज़ समझना होगा, जो रेडिएशन होती है ना उनका स्पीड यूजुअली ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के ही बराबर होता है। मैंने स्पीड ऑफ लाइट बहुत हाई होता है, आप जानते ही होंगे। तो ये डिस्टेंस तो बहुत कम ही होगा ना, मतलब कितना भी किलोमीटर हो, 10-15-20 किलोमीटर तो नहीं होगा ऐसे। तो ये प्लेन भी आगे जाता जाएगा, तो ये एक्चुअली इसके ऑलमोस्ट थोड़ा सा, क्योंकि एयर ड्रैग है तो शायद थोड़ा सा ये पीछे हो, है ना। तो ये जितना भी डिस्टेंस होगा 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर, ये सारी डिस्टेंसेस रेडिएशन एकदम पलक झपकती, माने यहाँ लाइट अब बहुत जल्दी ट्रैवल करता है, उसको इट विल रीच देयर इन नो टाइम। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जैसे ही यहाँ बम फूटा उसी टाइम फटते के साथ ही इस पर रेडिएशन लग जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट के लिए 10 किलोमीटर क्या है, कुछ भी नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स, है ना। अगर आप उसको किलोमीटर कर लेंगे तो फिर भी बहुत ज़्यादा होता है, 3 लाख किलोमीटर, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं, हम t1 सेकेंड ही मान लेंगे, इमीडिएटली हिट द प्लेन आफ्टर डेटोनेशन में ब्लास्ट हो गया। तो अब t1 कैसे निकालेंगे, ये क्योंकि हमको दिख रहा है जो भी इसको वर्टिकल पे इसका जो चल रहा है वर्टिकल ड्रॉप, वर्टिकल में तो इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ग्रेविटी में फ्री फॉल ही कर रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेके s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि g इक्वल टू ए है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये h माइनस एच डाल दिया क्योंकि इसको 500 मीटर अब फटना था, और फिर स्मॉल t का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से उस पर रख दिया, √2h/g इन जनरल हमें याद भी होता है, और ये कुछ 41.6 सेकेंड्स। तो 41.6 सेकेंड बाद, मतलब रिलीज़ ऑफ द प्लेन से रिलीज़ होने के बाद ये ब्लास्ट भी होता है, डेटोनेट होता है बम, और एकदम उसी टाइम पे इस पर रेडिएशन हिट भी हो जाएगा। तो ये समझने की बात थी कि हाँ
रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चलती है तो तुरंत ही हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम 2 भी ख़त्म हो गया हम लोग का। अब थर्ड प्रॉब्लम, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कर्वेचर रेडियस आर ऑफ द प्लेन्स ट्रेजेक्ट्री एंड द करस्पॉन्डिंग बैंक एंगल अल्फा। तो दो दो चीज़ें इसने पूछ रखी है, हम इसको देखते हैं। अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, हमारे पास कोई भी तरीके का अगर पाथ है ना, पाथ लेंथ हमारा किसी भी रैंडम पाथ पे ट्रेजेक्ट्री है, उस पाथ पे जो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है ना, तो वो हमेशा सर्कल का ही होगा। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमाइज़ करना है तो हमेशा सर्कल का ही हो सकता है। तो यानी अगर ये हमको बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल कर्वेचर रेडियस आर निकाल रहा है, तो पक्का बात है कि सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तभी। तो ये एक तरह से हमें हिंट कर रहा है कि आप सर्कुलर मोशन का अप्रॉक्सीमेशन ले लो, और सर्कुलर मोशन में तो हम चैम्पियन लोग हैं, तो अच्छी बात है मान लीजिए। तो अब हम इसका, ये आप समझ रहे ना, बैकवर्ड व्यू है प्लेन का, तो इसमें थ्रस्ट फोर्स और एफ ड्रैग इनटू द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हम लोग का, दे आर ऑल राइट। हमें एंगल्स निकालना है। तो सबसे पहले ये लिफ्ट फोर्स है, ये इसका वेट है, और ये सेंट्रीपिटल टू बी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है ना, वो होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले फोर्स बैलेंस कर लेंगे। तो पहले इस डायरेक्शन में कोई भी, वैसे ये जेड डायरेक्शन है, आई एम मेकिंग अ प्रॉब्लम, ये जेड होगा ना, अगर मान ले हम जैसा भी है, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, नेट फोर्स, तो बैलेंस कर सकते हैं। तो एल का ये वाला एल कॉस अल्फ़ा, एल कॉस अल्फ़ा ये बराबर हो गया हम लोग के इसके वेट के बराबर एम जी के कारण। और फिर ये जो इसका ये साइन वाला कॉम्पोनेंट है एल साइन अल्फ़ा, ये आपका किसके बराबर है, वी स्क्वायर बाय आर वाले कॉम्पोनेंट है ना, जिसको हम सेंट्रीपिटल भी बोल देते हैं। तो एल साइन अल्फ़ा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास टैन अल्फ़ा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर आ गया। ये बहुत हमें स्टैंडर्ड ही होता है। और यहाँ से आर हम क्योंकि आर जानते नहीं हैं वही निकालना है, आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी टैन अल्फ़ा। अब वो अल्फ़ा भी निकालना था, आर भी निकालना था, तो क्या किया जाए। ये टर्न आप समझ पा रहे होंगे कि मान लीजिए प्लेन है, ये घूम रहा होगा, और ये जो घूमता है ना, ये टर्न ले रहा है, इसी को मैन्यूवर लेते हैं। और प्रॉब्लम में हमको दे रखा है कि मैन्यूवर में जो लिफ्ट बाई वेट का रेशियो है वो n के बराबर है। और अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो यहाँ पे लिफ्ट बाई वेट का जो रेशियो है वो 1/cos अल्फ़ा के बराबर है। तो यहाँ से हमको अल्फ़ा की वैल्यू ही आ जाती है सीधी, है ना। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ लिख रखा है, कॉस अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो 1/n आ जाता है। तो यहाँ से अल्फ़ा भी हम लोग, और n हम लोग को पता है 2.5 हमारे पास गिवन है प्रॉब्लम में। तो अब आपको समझ आ रहा है वो डेटा क्यों था। और ये परपेंडिकुलर निकाल रखा है बेसिकली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई, और फिर हम वहाँ से जी टैन अल्फ़ा, तो टैन अल्फ़ा हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट अंडर एन स्क्वायर बाय 1, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो अब यहाँ पे जी भी नोन है, वी भी नोन है, और ये एन स्क्वायर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 भी हम निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर से निकालना है ना, क्योंकि ओलंपियाड प्रॉब्लम से वी आर एक्सपेक्टेड कि हम कैलकुलेटर से ही करें। ये फिजिक्स वहाँ पे अपना लगाना होता है, मैथ्स नहीं करनी होती इतनी ज़्यादा बुलबक। तो यहाँ पे हमारे पास दिख गया हमें कि रेडियस कर्वेचर जो पूछ रहा था वो सर्कुलर मोशन का जो होगा वो 1.6 मीटर होगा, और एंगल समवट 62.42 डिग्री। मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल रेज है। और जहाँ तक मुझे मालूम है शायद रियल में, जब ये प्लेन रियल में इंसिडेंट हो रहा था, जो इनोला गे जो ये हिरोशिमा में, तो उसमें मेंशन करते हैं वहाँ के पायलट्स की जो रिकॉर्ड्स है कि 60 डिग्री था। तो हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा हम उसी प्रॉब्लम के हिसाब से इन्होंने शायद डेटा दे रखा प्रॉब्लम में, तो हमें आ रहा है आंसर्स। अब आते हैं पार्ट 4 पे, सजेस्ट अ ट्रैजेक्टरी फॉर द फास्टेस्ट एस्केप। अब हमारा आता है थोड़ा सा, कैलकुलेट ऑल द पैरामीटर दैट डिफाइन द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी एंड इट्स पोजीशन रिलेटिव टू द डेटोनेशन पॉइंट। थोड़ा सा हम समझने का ट्राई करते हैं, कैसे हम समझ अंदाज़ा लगाएंगे ट्रेजेक्टरी का। तो ये एक पहला हम समझते हैं, मान लीजिए ये स्ट्रेट ही चल जाए एकदम, तो इसकी भी स्पीड वी नॉट है, इसकी भी वी नॉट है, थोड़ा सा इस पर ड्रैग होगा तो ये हल्का सा पीछे होगा इससे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, है ना। तो
और ये जब फटेगा तो द प्लेन विल बी ऑलमोस्ट अबव दैट। तो ये तो बड़ी, इसको तो शायद दूर जाना चाहिए था, ये तो और सामने आ गया। तो ये तो एक तरह से पोपट हो गया, है ना, कि लौट के बुद्धू घर को आ गए। तो ये तो कहीं और जल्दी, अब क्योंकि फिर शॉक वेव तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से ट्रैवल करेगा, तो ये मैंने डायग्राम में तो शायद इससे थोड़ा और जल्दी हिट हो जाए, क्योंकि मैंने इस डायग्राम बनाते टाइम एयर ड्रैग को ऑलमोस्ट नेगलेक्ट कर दिया था, बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। द मेन पॉइंट इज़ कि ये इसके जस्ट ऊपर रहेगा ना यार, तो ये तो बहुत सामने हो गया है, तो और दुविधा की बात हो गई। तो ये तो पक्का नहीं है कि इसको स्ट्रेट तो नहीं चल सकता है। अच्छा, एक और चीज़ लग रहा होगा कि अगर देखा जाए तो शायद ये 180 पूरा घूम के वापस आ जाए। अब प्लेन यूजुअली क्या है, वो एकदम 180 तो नहीं घूम सकता है ना, उसको शायद थोड़ा सा ये करना पड़ेगा ना कि पीछे जाए और अपना, मतलब 180 क्या, प्लेन तो अगर टॉप व्यू से मैं दिखाता हूँ, है ना, टॉप व्यू से समझिएगा, ये ऐसे थट हवा में इतनी हाई स्पीड में तुरंत से 180 नहीं घूम सकता ना, उसको घूमेगा तो वो इस तरीके से चल जाएगा सर्कुलर पाथ में लेके। तो 180 डिग्री घूमने में क्या प्रॉब्लम है। अब आप देखिएगा ना, मेन्यूवर में थोड़ा स्पीड धीरे हो जाएगा इसका, और मेन्यूवर टेक्स टाइम, है ना, मेन्यूवर स्टार्ट मेन्यूवर एंड, टर्निंग 180 डिग्री विल टेक मोर टाइम एंड स्टिल प्लेन वुडेंट बी द फारदेस्ट। इससे थोड़ी फार हो पाएगी, बट ये काफ़ी टाइम ले लेगा, है ना, 180 डिग्री टर्न करना। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि 0 डिग्री भी नहीं चल पाएगा, 180 भी नहीं, कहीं बीच में ये थोड़ा सा टर्न भी ले ले, उसके बाद ये सीधा भाग जाए, है ना। तो ये हमारा बेस्ट पॉसिबल ट्रेजेक्ट्री आने वाला है। ये क्या है, मेन्यूवर स्टार्ट हुआ है ना t=0 पे, बम छूटा, ये हम टॉप व्यू ले रहे हैं ना, तो टॉप व्यू से तो ये हॉरिजॉन्टली जाते हुए दिखेगा, या फिर जिस तरीके से, हॉरिजॉन्टल नहीं है वैसे ये, तो ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। अब ये जब घूम रहा होगा, है ना, हमने इसको कुछ एंगल रोटेट किया, 2θ एंगल, 2θ एंगल रोटेट करने के बाद इसको सीधा भगा दिया, ताकि, क्योंकि सीधा ये बहुत जल्दी दौड़ सकता है, तो इसके कारण ये थोड़ा और दूर चल जाए, तो ताकि ये शायद शॉक वेव से थोड़ा कम इसको डैमेज कर पाए, है ना, एक सेफ डिस्टेंस हो पाएगा, जो कि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे भी। तो दिस विल बी द बेस्ट पॉसिबल वे जिससे हम समझ पाए, क्योंकि हमने डिड्यूस किया कि 2 तरीके से तो नहीं हो सकता, तो हम देखेंगे कि यही है वो सबसे छोटा पाथ, रास्ता, जिससे ये हमको मिल जाए, सबसे दूर पहुंच सकेगा अपना डिस्टेंस से। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्या पैरामीटर्स है जो शेप को डिफाइन करो, कितना दूर है बम फटने से। तो ये बम फटने वाले से, ये बेसिकली इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये जो मैंने बना रखा है L1 डिस्टेंस, है ना, कर्व का, मेन्यूवर स्टार्ट और मेन्यूवर एंड, मेन्यूवर 1 टर्न। और क्या रेडियस हमने निकाल रखा है, ये थीटा एंगल पे निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग L1 निकाल लेते हैं। तो L1 क्या था हमारा, L1 बेसिकली बॉम्ब जहाँ से रिलीज़ हुआ है, बॉम्ब जहाँ तक फटा है, हम जानते नहीं, सर्कल है तो एक पॉइंट से 2 टेंजेंट सेम लेंथ के होंगे, तो ये L1 क्या होगा, L1 ये स्पीड ऑफ बम इज वाज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ प्लेन, जो v है 190 गिवन था, और t हमने निकाला था 41.6 सेकेंड्स। तो अगर हम सारी वैल्यूज़ को पुट इन करें तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 7.9 किलोमीटर्स आता है। रेडियस हमें पता है, ये जो अभी जो राइट ट्रायंगल आप देख पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि टेंजेंट होता है सर्कल पे यहाँ पे, तो इससे हमको दिख रहा है कि tan थीटा L1/r है, तो ऐसे थीटा tan इनवर्स L/r है। और ये टोटल एंगल इसने घूमा है, क्योंकि हमको ये कितना, ये जो आर्क लेंथ भी घूमा है उसको डिफाइन करने के लिए एंगल भी चाहिए, तो वो भी देना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से 2θ, यही है 2θ इक्वल टू 2 टाइम tan इनवर्स L/r। हम अगर इसके कैलकुलेटर में वैल्यू डाल दें, 7.9 है और ये r 1.6 है, तो इनकी हम वैल्यूज़ जब डालेंगे तो हमको अप्रॉक्सीमेटली 157.1 डिग्री इतना आ जाता है। तो यानी ये अपनी इनिशियल पाथ से 157 डिग्री, मैं दिखा भी पा रहा हूँ, इनिशियल ऐसे था, फाइनल इस तरीके से, तो ये टोटल 157.1 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 157 डिग्री टर्न हो गया अपने इनिशियल पाथ से, और फिर सीधा दौड़ जाएगा एकदम खट से, जितना तेज़ी हो सके, भाग 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 भाग, है ना, एकदम अपने मीम में भी देखा हो शायद। तो हाँ, ये ऐसे है। तो यही हमारे पास जितने पैरामीटर्स है डेरा बताने को, और जितना शेप बताना था सब कुछ बता दिया हमने। अब आते हैं फाइनल पार्ट पे। बेस्ड ऑन द सजेस्टेड ट्रेजेक्ट्री हमने जो बताई है, हाउ फार इज द एयरप्लेन फ्रॉम द डेटोनेशन पॉइंट व्हेन द शॉकवेव हिट्स। शॉकवेव तो हिट करेगा ही, कितना दूर पहुंच चुका है वो पूछ रहा है।
और ये एस्टिमेट रहता है कि 25 किलोमीटर एक सेफ डिस्टेंस होता है। यानी अगर वो 25 किलोमीटर से अगर दूर बच गया तो चांसेस है कि प्लेन को डैमेज तो होगा, सॉफ्टवेयर हिट होगा, डैमेज होगा, बट इट विल बी सेफ, मरेंगे नहीं वो लोग, वो प्लेन फट नहीं जाएगा। तो 25 किलोमीटर से अगर दूर हमने कहीं से अगर हमारी ये पाथ 25 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ले गया तो हमारा जो प्रॉब्लम का नाम था इस्केप वो हो जाएगा। तो हम करते हैं उसको ट्राई। और इन्होंने पूछा इज़ द प्लेन एबल टू एस्केप, क्या वो एस्केप कर पाएगा। अज्यूम किया है कि शॉक वेव की स्पीड है वो दिस है। और उन्होंने एक बात बोली है, इफ़ नीडेड यू कैन यूज़ जस्टिफाइड अप्रॉक्सीमेशंस टू सिंप्लीफाई द अलजेब्रा। यानी शायद अगर कोई बहुत गंदे टाइप के नंबर आ रहे हैं तो हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेशन भी कर लेंगे हम लोग। तो हमें पुराने ही वाले के हम टॉप व्यू से एनालाइज कर रहे हैं। अच्छा, हम एक साइड व्यू भी ले लेते हैं ना। ये वो पॉइंट है जहाँ से बम है। अब थोड़ा सा हम एक डायग्राम को समझने का ट्राई करते हैं कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं इसमें। पहले ये वो पॉइंट है t=0 जहाँ से बम छोड़ा गया है ना, और यहीं से प्लेन अपना मुड़ना मैन्यूवर, ये जो ऑरेंज वाला पाथ है वो यहीं स्टार्ट हुआ। अब ये नीचे भी आया होगा अपना, है ना, डेटोनेट हुआ। तो ये जो येलो डिस्टेंस है कैपिटल D, दिस इज़ टू डिनोट कि इससे मैन्यूवर के बाद जब मैन्यूवर ख़त्म होता है तब भी ये L1 डिस्टेंस पे ही था, है ना। अरे एक्चुअली ये D नहीं लिखना चाहिए, L1 लिखना चाहिए। आई गेस आई मेड अ मिस्टेक है। अच्छा, फॉर माई प्रॉब्लम लेट्स हम मान लेते हैं D=L1। वो कॉपी में हमने किया था तो शायद ये D ले रखा था तो इसलिए कंफ्यूज हो गए। तो ये मैन्यूवर स्टार्ट हुआ है, मैन्यूवर एंड हुआ है, ये D डिस्टेंस है ना। और ये t=0 है, ये t=t टर्न है ना, कुछ टर्न करने में सेकंड लगा उस इंस्टेंट में। फिर ये कब का इंस्टेंट है, ये वाइट वाला पाथ आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ जो स्ट्रेट पाथ चला इसको S बोला है। ये S क्या है, तो मैन्यूवर यानी मैन्यूवर एंडिंग होने के बाद, और ये वो टाइम है जब t=t1 जब बम फट जाए, इसमें कितना स्ट्रेट चल चुका है उसको हमने S बोल दिया है। और फिर ये जो आखिरी डिस्टेंस x है, ये वो टाइम है जब ये शॉक मतलब यहाँ बम फट चुका है तो अब ज़्यादा डिस्टेंस जाएगा नहीं, जितना भी जाएगा तो उसके बाद ये और जितना स्ट्रेट चल पाया है और उतने टाइम में ये पूरा डिस्टेंस d भी चल गया है ना, u_t0 और ये v_t0 है ना, प्लेन का स्पीड इंटू v_t0 इतना होगा। हमने इस तरीके से डिवाइड कर लिया है अपने आप को, टाइम्स को, है ना, t1 t2। अब हम कुछ निकालने का ट्राई करते हैं। तो पहले एस डिस्टेंस ही कितना स्ट्रेट चला आफ्टर टर्न के बाद वो कितना होगा, वो हम सीधा निकाल सकते हैं। हमको t1 टाइम पता है और हमको t टर्न टाइम नहीं पता है, बट हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो ये हम लोग आर्क लेंथ निकाल सकते हैं क्योंकि आर नोन है, ये थीटा भी नोन है और टाइम वो भी निकल जाएगा। तो S=VT - VT टर्न है ना, VT इज टोटल दिस यहाँ तक और T टर्न जो यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ समझे ये हो जाएगा हम लोग पास V×T1 और ये जो ऑरेंज वाला पाथ है वो हो जाएगा V×T टर्न। एक मिनट, ये हो जाएगा V×T टर्न। तो इसलिए लिखा है ताकि ये मेरे को बस उतना ही मिले जो टर्न होने के बाद ही कितना स्ट्रेट चल पाया है। तो हम सेपरेट कर लेंगे टर्म्स को, VT - VT टर्न। VT हमारे ये T1 है जो कि ये हमको D पता है ना, निकाल रखा था, और ये R×2θ, आर्क लेंथ हम निकालते हैं सर्कल का ऐसे ही। तो यहाँ से हमको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 3.5 किलोमीटर अराउंड। अब ये x निकालना है तो x क्योंकि प्लेन चल रहा था, x=VT0 और D=UT0। ये T0 कितना टाइम है, ये शॉक वेव को पंप फटने के बाद प्लेन को हिट करने में लगा, ये उतना टाइम है T0। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, है ना। ये क्या होगा, h - h इसको हम z बोल देंगे ना, z एक्सिस काइंड ऑफ, है ना, इतना z नीचे आया है और ये d + s + x इसका होल स्क्वायर प्लस z² = d²। तो वही है, पाइथागोरस लगाया हमने। अब यहाँ पे s पता है शायद और d भी पता है, तो ये s + d है। इसको जस्ट मैंने फॉर द सेक ये बोलना था, सॉरी, मतलब कांस्टेंट है ना,
ये वैल्यू हमको नोन है, ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस भी नोन है, ये आर्क लेंथ भी नोन है, डी स्क्वायर इक्वल टू 2d माइनस आर टाइम्स 2 थीटा और प्लस वी बाई यू इंटू डी प्लस ये वो जेड स्क्वायर है ना, क्योंकि ये भी था। अब हम क्या अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था अलजेब्रा में, क्योंकि आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे भी डी है, हम एक क्वाड्रेटिक भी निकाल सकते हैं, बट दैट विल बी लेंथी, वी आर ट्राइंग टू डू अप्रॉक्सीमेशन। तो हम अप्रॉक्सीमेशन के लिए पहले जेड को इग्नोर कर देंगे, ताकि उससे हमारे पास सिंपली अंडर रूट ले ले तो हमारे पास एक लीनियर आ जाए, है ना। d1 इक्वल टू ए, मैंने ये 11.4 को ए बोल रखा है, ए प्लस वी बाई यू टाइम्स d1, डी नहीं बोल सकते ना एग्जैक्टली, क्योंकि हम एक डमी निकाल रहे हैं। तो यहाँ से इसको हम यहाँ ले जाएंगे और फिर 1 माइनस वी बाई यू को नीचे भेज देंगे, तो ये समवट 24.93 किलोमीटर्स आता है। अब हम वापस क्या करेंगे, d2 लेंगे और d2 को और यहाँ d1 वाले को यूज़ करके इसमें ये एक्सप्रेशन था, इसमें d1 कर देंगे आप पुट, और फिर इसको एक और बार निकालने का ट्राई करेंगे, ताकि z वाले से z का कुछ आ जाए हमारे पास अंदाज़ा। देखिए हम ये कर क्यों रहे हैं ऐसा, हम ना यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, तो इट विल बी वेरी लेंदी, आप इतने टर्म्स को एक्सपेंड करोगे, है ना। तो उससे ज़्यादा बेटर ये होगा कि हम एक यहाँ से एक थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, है ना, रियल से कम होगी ना, क्योंकि z इग्नोर किया, फिर इस रियल से कम वाली को यहाँ डालेंगे, फिर इससे कुछ d2 निकालने का ट्राई करेंगे जो नया डिस्टेंस आ रहा है। तो अगर हम इस वैल्यूज़ को अगर पुट करके देखें, ये z हमारे पास 8.5 होता है और ये 25 के अराउंड आ रहा था, तो 26.4 किलोमीटर, जो कि एक काफ़ी राहत की बात है। फ्रॉम हेयर दिस हम ये इन्फर कर सकते हैं कि प्लेन है वो सेफ़ हो जाएगा। ये अगर हम देखें तो हमारा और ज़्यादा ही दूर होगा, बट हमें बस 25 से ज़्यादा दूर चाहिए था। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लेन हम लोग का सेफ्टी अच्छा खासा डिस्टेंस दूर हो चुका है। और रियलिटी में अगर हम कैलकुलेशंस देखें तो एकदम हार्डकोर कैलकुलेट करके, तो d इक्वल टू 27.9 किलोमीटर। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या हमारा प्लेन बच पाएगा, तो यस, हमारा प्लेन बच जाएगा। तो दिस वाज द वे जिससे हम ये पता कर पाया, और ये हिस्टोरिकली भी हुआ था ये चीज़, है ना। असली में भी उन्होंने इस तरीके से प्लेन को घुमाया था और उनका भी प्लेन बच गया था। तो दैट वाज इट फॉर द प्रॉब्लम। आई होप यू लाइक प्रॉब्लम अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।